Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about the 64th chapter of Indian Polity and रेफरेंस इसका मैंने लक्ष्मीकांत के बुक से लिया हुआ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है एज फार एज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट की सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स होती हैं और यूपीएससी अपना खुद का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि अभी बीपीएससी निकला हुआ है, ऐसे ही महाराष्ट्र का निकलता है एमपीएससी, देन यूपी पीसीएस निकलता है। कोई भी आप किसी भी स्टेट से, मान लीजिए वेस्ट बंगाल पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली वन बुक यू हैव टू रीड, दैट इज द लक्ष्मीकांत पॉलिटी। सो अगर आप इस बुक को देखोगे तो ये थोड़ी मोटी किताब है, बट पॉलिटी को कंप्लीटली कवर करती है ये बुक। सो दैट इज वाई आई वांटेड, शुरू से ही मेरी ये सोच रही कि मैं क्यों ना एक ऐसी सीरीज निकालूं जिससे कि मैं सारे इंफॉर्मेशन को प्रिसाइजली ब्रीफ बना के नोट टाइप प्रेजेंट करूं और आपको एक्सप्लेन कर दूं अपने वीडियो के थ्रू, ताकि आप वीडियो देखो एंड देन मेरे नोट जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के तौर पे, यू हैव टू टेक दिस नोट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम, बिकॉज आई फील रिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल एस्पायरेंट और ए अनसक्सेसफुल वन इज द रिविजन स्ट्रैटेजी। रिविजन ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो आपको सक्सेस की तरफ ड्राइव करता है वो रिवीजन है। आप रिवाइज नहीं करते हो, देख लेते हो, पढ़ लेते हो और उसको भूल जाते हो, बिकॉज अब हमारा माइंड कुछ ऐसा बना हुआ है कि अगर इसको रिवीजन ना मिले तो मेमोरी आपकी स्कैटर रहेगी, समटाइम इसमें से लॉस भी होगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई एक मैं होलिस्टिक अप्रोच मैंने यहाँ पे शुरू किया, लगाया है। मेटिकुलस वे में मैंने इन क्लासेस को तैयार की हैं, काफ़ी एफर्ट लगता है इसमें। तो डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज एज अर्ली एज पॉसिबल वेन एवर आई अपलोड। और इनको थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करता हूँ। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी आज का हमारा हेडिंग है, आज का हमारा चैप्टर है, जो कि 64th चैप्टर है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे अमूल इंडिया जो आपने सुना होगा, देखा होगा, इसका दूध आप यूज करते होंगे। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। काम कैसे करता है? एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको डायरेक्टर्स, बोर्ड के डायरेक्टर्स और जो ऑफिस बियरर हैं वो चलाते हैं। यहाँ पे होता है क्या है, बहुत सारे लोग जो इंस्टीट्यूशनल मतलब नहीं है, जो इंडिविजुअल अपना दूध प्रोड्यूस करते हैं, वो अमूल में जाके जमा करते हैं। एक कोऑपरेटिव वे में एक सोसाइटी चलाती है इस अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू ही एक ब्रांड बना हुआ है। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल एक अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं समझता हूँ कि आपको बताना चाहिए था, मैंने बताया आपको। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हुए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन 97वां अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में पास हुआ, जिसके पास होते ही 3 चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो क्या हुआ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं था, एंड इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने की वजह से अब इसकी वेटेज बढ़ गई है। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में डेमोक्रेटिकली फंक्शन करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर दिस अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो चेंज करता है। तो 3 चेंजेस इसने किए। क्या किया? सबसे पहले इसने ये किया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो पहले एक फंडामेंटल राइट नहीं था, इसको अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी
हैज बिकम नाउ ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। देन नेक्स्ट जो चेंज आया इसमें, ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज अंडर आर्टिकल 43B वाज इंसर्टेड, ठीक है। तो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक जो हमारी स्टेट पॉलिसी की है अंडर आर्टिकल 43B की प्रमोशन मिलना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ताकि जो सोशल इकोनॉमिक जो गोल्स हैं हमारी सोसाइटी के उसको अचीव किया जा सके। बिकॉज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में फायदा किसको होता है, वीकर सेक्शन को होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को होता है। बिकॉज ऐसे लोग कोऑपरेशन करके सोसाइटी फॉर्म करते हैं जो कि एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करता है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43B वाज आल्सो इंसर्टेड। देन नेक्स्ट एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। एक नया पार्ट, टोटल 25 पार्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो पार्ट 9B एक नया पार्ट जो कि ये अमेंडमेंट लाके ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको इंटाइटल किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस पार्ट का ही नाम रख दिया गया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं इस पार्ट में वो है आर्टिकल्स 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT। तो इसको ऐसे आप समझ सकते, 243ZH, H के बाद क्या आएगा 243I, ठीक है। देन 243ZJ ऐसे करके T तक ऐड कर दिया गया इसमें। तो मतलब आर्टिकल्स भी इसमें बहुत सारे ऐड किए गए। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अगर बात करें तो पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया गया वो कंटेन करता है फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको आप समझ सकते हैं अंडर द पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो प्रोविजंस जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेट लेजिस्लेचर जो भी होगी, जिस भी स्टेट की बात करें, जैसे कि अगर आप यूपी की बात करो तो यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर को ये राइट दे दिया गया कि वो अपना प्रोविजन सेट कर सकता है रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके इलेक्शन करा सकता है, बहुत सारे पावर्स इसको दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एंड टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बियरर। तो देखिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बोर्ड होता है, ठीक है। एक बोर्ड होता है जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं जिनको मेंबर कहते हैं। साथ में बोर्ड के कुछ ऑफिस बियरर्स भी होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। ताकि इनको क्यों रखा गया है, ताकि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाया जा सके। इफेक्टिवली मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बोर्ड है, ऑफिस बियरर जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिंग जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो ये जो इनके नंबर्स वगैरह हैं, तो बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बट दे शैल नॉट एक्सीड 21। मतलब किसी केस में 21 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इनकी जो संख्या होगी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर इनकी संख्या डिसाइड करेगी कि कितने जो डायरेक्टर हैं बोर्ड के वो कितने होंगे, ठीक है। एंड रिजर्वेशन भी दिया गया है, इन 21 बंदों में से एक सीट रिजर्व रहेगा शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंड 2 सीट रिजर्व रहेंगे वुमेन के लिए ऑन द बोर्ड, ठीक है। ये इसलिए रखा गया बिकॉज हमारे सोसाइटी में ये लोग भी ऐसे हैं, इनका रिजर्वेशन होना ही चाहिए, इसलिए ये रखा गया। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, इन लोगों की जो ऑफिस बियरर हैं, मेंबर्स हैं, तो ये 5 साल का होता है, ठीक है। 5 साल जस्ट आफ्टर द इलेक्शन के डेट से 5 साल तक ये काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। को ऑप्शन ऑफ पर्सन, मतलब कि कुछ लोग 21 के अलावा कुछ लोगों को ऐसे भी नियुक्त किया जाता है, को ऑप्शन बेसिस पे रखा जाता है, जिनका नॉलेज बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस या फिर किसी अदर फील्ड में वो लोग एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी रखा जाता है। ये जो इन एडिशन टू द 21 मेंबर्स, इनको इन एडिशन टू द 21 मेंबर्स रखा जाता है, बट देयर नंबर शुड नॉट एक्सीड 2। मतलब मैक्सिमम 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है।
ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है, ठीक है, बोर्ड में, ताकि इनके एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके बोर्ड को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो राइट टू वोट इन एनी इलेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट ये जो को ऑप्शन वाले पर्सन्स हैं इनको राइट टू वोट नहीं दिया गया इन द इलेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसके जो इलेक्शन होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वहां पे लोग वोटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड। अब जो मैंने यहाँ पे बोर्ड के मेंबर्स 21 जो बताया, उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनका इलेक्शन कराती है बेसिकली एक ऐसी बॉडी जो कि नॉमिनेटेड होती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करती है एक ऐसी बॉडी को, किसी बॉडी को ये टास्क दे देती है कि भाई आप इलेक्शन कराओ, एंड इस टास्क में जब ये बॉडी इलेक्शन को देखती है तो ये बेसिकली 5 साल टर्म होता है मेंबर्स का, और उससे पहले उस 5 साल से पहले इस बॉडी का ये काम है कि नए बंदों की नियुक्ति हो जानी चाहिए, इलेक्शन हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि जो कंटिन्यूएशन है वो चलता रहे। ऐसा नहीं कि 5 साल खत्म हो गया और कुछ देर तक पोस्ट खाली रहा, बाद में ये पोस्ट भरा, ऐसा नहीं। शैल बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो ये कौन करता है, एक बॉडी कराती है जो कि स्टेट के द्वारा चुनी जाती है बॉडी कि भाई आप ही कराओगे, और ये बॉडी इलेक्शन कराती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल शैल बी एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन शैल बी गिवन टू ए बॉडी बाय स्टेट लेजिस्लेचर। सेम वही कहानी है, जो सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, किसके लिए, तो बोर्ड के डायरेक्टर के इलेक्शन के लिए। वो कौन कराता है, तो एक बॉडी कराती है जिसको बॉडी को टास्क देने का काम स्टेट लेजिस्लेचर करता है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी को चुनता है जो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कराती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। अब इसका बात समझो, अगर बोर्ड को जनरली सुपरसीड नहीं करना चाहिए नॉर्मल टाइम में एक्सीडिंग 6 मंथ्स, मतलब नो बोर्ड शैल बी सुपरसीडेड एक्सीडिंग 6 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि जब बोर्ड की नियुक्ति होगी, 21 मेंबर चुन के आ गए, तो उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है 6 महीने से ज्यादा के लिए। सबसे पहली बात ये हो गई। लेकिन सस्पेंशन इनका होता है, उसके लिए कुछ ग्राउंड्स हैं, मैं ग्राउंड्स आपको समझा देता हूँ। सस्पेंशन, द बोर्ड में बी सस्पेंडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन इन केस ऑफ, ये अब मैं ग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि किस किस ग्राउंड पे, किस किस केसेस में जो बोर्ड है उसको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर अंडर सस्पेंशन रखा जा सकता है, बट मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, उससे ज्यादा के लिए नहीं। तो इन केस ऑफ इट्स परसिस्टेंट डिफॉल्ट, अगर बोर्ड जो है कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट करती जा रही है, परसिस्टेंट डिफॉल्ट है, तो उस केस में इसको सस्पेंड किया जा सकता है 6 महीने तक। या फिर इन केस ऑफ नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज, बोर्ड अपना काम जो है उस परफेक्टली नहीं कर रही है, नेग्लिजेंस दिखा रही है अपना परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में, खुद के काम में नेग्लिजेंस हो रहा है, तो तब भी इसको सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर इन केस ऑफ द कमिटिंग एनी एक्ट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई ऐसा एक्ट हुआ है बोर्ड के द्वारा, उस केस में भी इसको 6 महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। और इन केस ऑफ देयर बीइंग ए स्टेलमेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन ऑफ द बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर उसके फंक्शन में कोई स्टेलमेट हो जाता है, मतलब कि वो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, फंक्शंस उनके प्ले ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी इनको 6 मंथ के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। और इन केस ऑफ द इलेक्शन बॉडी हैविंग फेल्ड टू कंडक्ट इलेक्शन, हो सकता है कि सस्पेंड इसलिए भी किया जाए कि जो इलेक्शन बॉडी है वो इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है प्रीवियस बोर्ड को। नेक्स्ट, शैल नॉट बी सुपरसीडेड सस्पेंडेड इन केस ऑफ नो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, लोन, फाइनेंशियल असिस्टेंस और गारंटी। इसका मतलब समझो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पे सरकार का शेयर होल्डिंग नहीं है, उसने लोन नहीं दिया उसको, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया, फिर कोई गारंटी नहीं दी है सरकार ने, उस केस में उसको
सस्पेंड या फिर सुपरसीड नहीं किया जा सकता है, इनफैक्ट फॉर 6 मंथ ऑल्सो। 6 मंथ के लिए इसको सस्पेंड या फिर सुपरसीड नहीं किया जा सकता है अगर सरकार का उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डिंग नहीं है, लोन नहीं दिया है उन्होंने, फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर कोई गारंटी इन्होंने नहीं दी है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सुपरसेशन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। अगर मान लीजिए बोर्ड सुपरसीड हो गई, सस्पेंडेड है, सुपरसीडेड है, उस केस में एक एडमिनिस्ट्रेटर चुना जाएगा ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अफेयर को मैनेज करते रहे वो। एंड इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर का ये भी काम है, ही शैल अरेंज इलेक्शन विद इन 6 मंथ ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए जो अकाउंट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है, तो इनका अकाउंट है। अकाउंट को ऑडिट करने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर को है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर करा सकती है ऑडिट एटलीस्ट वंस इन ईच फाइनेंशियल ईयर ऑडिटिंग फर्म के द्वारा, ऑडिटर्स या ऑडिटिंग फर्म के द्वारा ये ऑडिटिंग कराया जा सकता है। The cooperative society shall be audited by an auditor or auditing firm, ठीक है, appointed by general body of cooperative society from a panel approved by state government or a body authorized। जिसमें 2-3 बातें हैं, बात को समझो। देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको ऑडिट करने के लिए ऑडिटर चुने जाएंगे, ऑडिटिंग फर्म चुना जाएगा, ऑडिटिंग फर्म का ही ऑडिटर होता है, ठीक है। तो ऑडिटिंग फर्म का जो अपॉइंटमेंट होगा वो जनरल बॉडी जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वही अपॉइंट करती है, लेकिन इस जो जनरल बॉडी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, इसको उन्हीं लोगों को चुनना होता है एज ए ऑडिटर या फिर एज ए ऑडिटिंग फर्म जो कि एक पैनल के द्वारा चुने गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी ऑथराइज्ड बॉडी के द्वारा चुने गए। बात समझ में आई? इसको फिर से समझो। स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो बॉडी ऑथराइज होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक पैनल बनाएगी, उसमें नाम होंगे ये लोग हो सकते हैं ऑडिटर या फिर ऑडिटिंग फर्म। ये पैनल जाएगा जनरल बॉडी के पास, जनरल बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके पास पहुंच गया पैनल, इनमें से ये चुन लेंगे ऑडिटर या फिर ऑडिटिंग फर्म। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। शैल बी ऑडिटेड विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑडिट रिपोर्ट भी अपना जमा करेंगे एंड जो ऑडिट रिपोर्ट होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कन्वेनिंग ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग। तो जनरल बॉडी की जो होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है, उसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। ये मीटिंग एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करना होता है। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जिसको बात समझो फाइनेंशियल ईयर के विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ये फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके विद इन 6 मंथ में एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो स्टेट लेजिस्लेचर जब चाहे तो कोई प्रोविजन बना सकती है फॉर द कमीशन एंड ओमिशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए ऑफेंसेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर, अभी मैं फॉलोइंग मतलब आगे वाली कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर वो कमीशन या फिर ओमिशन करती है, ऐसे कुछ काम करती है जो अभी मैं बताने वाला हूं, तो उस पर पेनाल्टी लगाया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। वो कौन से काम हो सकते हैं? इफ दे विलफुली मेक्स ए फॉल्स रिटर्न। अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जानबूझ के फॉल्स रिटर्न, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर देती है, तो उस केस में इस पे स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो पेनाल्टी लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं। और भी केसेस हैं। एनी पर्सन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विलफुली डिसओबेज एनी समन मतलब बुलावा, रिक्विजिशन और ऑर्डर इशूड अंडर द स्टेट एक्ट। ऐसा भी होता है, तब भी इनको पेनाल्टी लगाया जा सकता है।
और एनी एम्प्लॉयर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कई सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो मिल के ऐसे करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो एनी एम्प्लॉयर फेल्स टू पे टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द अमाउंट डिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय विद इन 14 मंथ। जो एम्प्लॉय होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो आपके और हमारे जैसे लोग होते हैं। वो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम अमूल की एक बात करते हैं, मैं अमूल में अपना माल देता हूँ, मतलब मेरे पास कुछ गाय हैं और गाय से दूध निकाला मैंने, अमूल में जाके उसके कई सारे एम्प्लॉयर्स हैं, मैंने रजिस्टर कर लिया वहाँ पे कि ठीक है मैं आपको दूध दूंगा, और मैं वहाँ पे दूध दे दिया जाके। मेरा मैंने दूध दिया, मुझे पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। एनी एम्प्लॉय फेल टू पे कोऑपरेटिव सोसाइटी द अमाउंट डिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय विद इन 14 डेज। तो अगर एम्प्लॉय मेरे पैसे कटे हैं तो वो पैसा अगर एम्प्लॉयर ने काटा हो तो उसको वो रिटर्न में देगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनी ऑफिसर फेल्स टू हैंड ओवर कस्टडी ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, कैश सिक्योरिटी टू एन ऑथराइज्ड पर्सन, उस केस में भी यहाँ पे पेनाल्टी लगाई जा सकती है। अगर कोई ऑफिसर है जो कि फेल हो गया, अब कोई बुक देने में, कोई अकाउंट बताने में, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, कैश, जो कि एक ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि ऑथराइज कहाँ से होता है, स्टेट लेजिस्लेचर से। स्टेट लेजिस्लेचर किसी ऑथराइज्ड पर्सन को बोलेगी जाओ उस पार्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाओ और उनसे ये बुक, ये अकाउंट मांग के लाओ। और वो बंदा पहुंचा किसी ऑफिसर के पास, ऑफिसर को बोला कि साहब हमें स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा है, मुझे चाहिए ये डॉक्यूमेंट, ये बुक्स, ये अकाउंट्स। अगर ये ऑफिसर फेल हो गया ये सब देने में तो इसके ऊपर भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। एनी पर्सन हु अडॉप्ट्स करप्ट प्रैक्टिसेस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड, उस पर भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। देन एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं कि एक स्टेट में नहीं, जैसे अमूल है एक ही स्टेट की नहीं है, वो कई जगह काम करती है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। तो क्या उसके ऊपर ये जो अमेंडमेंट वाला नया जो प्रोविजन आया है वो उस पर लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशन। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशन, ये प्रोविजन लागू होगा। इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, फिर भी बता देता हूँ। जहां जहां ये प्रोविजन में, इस एक्ट में स्टेट का मेंशन है, वहां वहां सेंटर आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज एक स्टेट के अंदर में तो है नहीं, कई सारी मल्टी स्टेट के बीच में ये काम कर रहा है सोसाइटी, तो वहां पे सेंट्रल कंट्रोल आ जाएगा, स्टेट का कंट्रोल हट जाएगा, बिकॉज एक स्टेट नहीं है ना, कई सारे स्टेट है, ठीक है। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरी। President may direct that the provisions of this part shall not apply to particular union territory. Generally apply होता है, but प्रेसिडेंट चाहे जनरली, मेरी बात सुनो, जनरली जो यूनियन टेरिटरी पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो नया अमेंडमेंट आया है वो अप्लाई होता है, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी यूनियन टेरिटरी के से वो प्रोविजन को हटा सकते हैं, या फिर किसी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, फुल यूनियन टेरिटरी नहीं, उसके पर्टिकुलर पार्ट पे भी लागू नहीं होने दे सकते हैं, ऐसा पावर है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। अब देखिए ये जो लॉ आया है अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उससे पहले भी कुछ लॉ थे, तो वो क्या कंटिन्यू रहेंगे? यस, कंटिन्यू, दे शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स until amended or repealed or until the expiry of 1 year from such commencement, ठीक है, whichever is less। कहने का मतलब है कि जो भी वो एग्जिस्टिंग लॉ है काम करते रहेंगे until unless कि स्टेट लेजिस्लेचर उनको रिपील अमेंड ना कर दे, लेकिन 1 साल तक मैक्सिमम, अगर 1 साल तक अमेंड रिपील नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूएशन उसका नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानेंगे कि रीजन क्या है 97th अमेंडमेंट का, क्यों 97th अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत है। ऐसा देखा जा रहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका ग्रोथ हो रहा था, लेकिन जो डिजायरेबल आउटपुट मिलना चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेटिक इसका फंक्शनिंग, अपैरेंट फंक्शनिंग, और इसका जो बेनिफिट है लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो नहीं हो पा रहा था। इंस्टेंसेस ऐसे भी देखे गए वेयर द इलेक्शंस were not conducted, यहाँ पे लिख लेना,
where the elections were not conducted for a very long time, बहुत लंबे समय तक इलेक्शन ही नहीं हो रहा है बोर्ड के मेंबर का। इससे क्या हो रहा है, एक जो बंदा बोर्ड का मेंबर बन गया वो कंटिन्यू कर रहा है, इससे क्या हो गया, उस बंदे की अकाउंटेबिलिटी और मैनेजमेंट सब पुअर हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं पाई उसकी, बिकॉज वो तो पता है कि मैं तो कंटिन्यू करता ही रहूँगा, इलेक्शन तो होता नहीं है, तो वो अकाउंटेबल नहीं रह गया, उसका मैनेजमेंट भी पुअर हो गया, ठीक है, उसने मतलब अपने फायदे के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये भी एक रीजन था कि कुछ क्लियर कट गाइडलाइंस आनी जरूरी थी। 97th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया इन्होंने, बोला कि हर 5 साल में इलेक्शन होना ही होना है, सिंपल सी बात। तो पहले जो इलेक्शन नहीं होते थे वो प्रॉब्लम खत्म। नाउ इनएडिक्वेट प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट, अब ये पुअर सर्विसेज लो प्रोडक्टिविटी को पैदा करता है। अगर बंदे का इलेक्शन नहीं हो रहा है तो, और उस पर एडिक्वेट कंट्रोल नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उसके प्रोफेशनलिज्म में दिक्कत आएगी, मैनेजमेंट उसका पुअर हो जाएगा, जिससे कि पुअर सर्विसेज लो प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंश्योर देयर contribution in the economic development, it was necessary to have autonomy, democratic functioning and professional management in the cooperative society. That is why this amendment became very important, जिसने ये सब अचीव कराया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Enumerated in entry 32 of the state list, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है एंट्री नंबर 32 में, ठीक है। जो ये लिस्ट है ये 7 शेड्यूल के पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल में से जो 7वां शेड्यूल है वो उसमें लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें से सेंट्रल लिस्ट में एंट्री नंबर 32 क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद भी, मतलब वो 7 शेड्यूल में होने के बाद भी स्टेट जो है इसको एक्सपैंड नहीं करा पाई, स्टेट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सपैंड नहीं करा पाई, ये स्टेट का ही काम था। देयर परफॉर्मेंस इन क्वालिटेटिव टर्म्स हैज नॉट बीन अप टू द डिजायर्ड लेवल, जिसके वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका जो क्वालिटेटिव जो आउटपुट है वो भी अचीव हम लोग नहीं कर पाए डिजायर्ड लेवल पे, जिसके वजह से जरूरी हो गया कि भाई 97th अमेंडमेंट एक्ट लाके और इस पे थोड़ा सा कड़ाई बढ़ती जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, ताकि स्टेट्स को कंपल्सरीली इलेक्शन कराना पड़े, कंपल्सरीली इनके ऊपर रेगुलेशन हो और ये इनकी फंक्शनिंग जो है डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में काम करे, ऑटोनॉमी इसकी बढ़े। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या क्या था, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये जो 3 बातें मैंने शुरू में बताई थी उसको तो बिल्कुल याद ही कर लेना, ये तो आता ही आता है। ये 3 चीज़, एक तो 19 में आर्टिकल में ऐड कर दिया गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नाउ द फंडामेंटल राइट, और एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल 43B ऐड किया गया, ये भी याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन आता है। और एक नया पार्ट 9B ये भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। बाकी इसके बारे में ये बातें थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, बट दिस इज मस्ट नो, ठीक है, इसको तो कभी भूलना ही नहीं, ये अमेंडमेंट तो भूलना ही नहीं। 97th अमेंडमेंट ऐसे भी आता है कि 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, सिंपल सी बात है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।